हेलो एंड वेलकम दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। सब्जेक्ट है आपका EIM, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमारा ट्रांसड्यूसर चल रहा था, उसी में हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विड लेवल मेजरमेंट। ठीक है, तो हैंड राइटिंग से अगर आप लोग को दिक्कत हो तो इग्नोर कीजिएगा और सुनने में ध्यान लगाइएगा। ठीक है, आप लोग इससे नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विड लेवल मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो लिक्विड लेवल मेजरमेंट में लिक्विड के लेवल की स्थिति का मापन किया जाता है। ठीक है, लिक्विड के लेवल को मापने की यह प्रणाली यानी कि सिस्टम लिक्विड लेवल मेजरमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये आपका मेजरमेंट लिखा हुआ है MEASUREMENT। ठीक है, मेजरमेंट कहा जाता है। इसकी सहायता से विभिन्न टैंकों में भरे लिक्विड के लेवल को मापा जाता है। लिक्विड मेजरमेंट के लिए निम्नलिखित ट्रांसड्यूसर, ठीक है, ये आपका ट्रांसड्यूसर लिखा हुआ है, का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहला आपका है फ्लॉट पोटेंशियो, ठीक है, पोटेंशियोमीटर ट्रांसड्यूसर। ठीक है, स्पेलिंग मैं बोल देता हूँ POTENTIONATER। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ट्रांसड्यूसर। थर्ड है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, स्कॉचिंग टाइप ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग भी लिख लीजिए आप लोग SCOITCHING। ठीक है, बाकी आप लोग को तो पता ही होगा। अब इसमें से हमें आइए देखते हैं सिर्फ एक का। तो इसमें हमें तीनों नहीं पढ़ना है, ठीक है, एक पढ़ना है। तो उसी के बारे में देखते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस टाइप ट्रांसड्यूसर। ठीक है, और देखिए जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस टाइप, कैपेसिटेंस लगा होगा तो जाहिर सी बात है इसमें एक सेंसर डिवाइस लगी होगी। ठीक है, जिससे ये वाटर लेवल को मेज़र करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस लेवल टाइप ट्रांसड्यूसर एक इनडायरेक्ट लेवल मेजरमेंट मेथड है। ठीक है, इनडायरेक्ट लेवल मेजरमेंट मेथड है। इसमें कैपेसिटेंस लेवल सेंसर का उपयोग किया जाता है। इस सेंसर की सहायता से लिक्विड लेवल का मापन किया जाता है। आगे देखते हैं। इसी में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस लेवल ट्रांसड्यूसर चित्र में दर्शाए गए हैं। तो ये चित्र हम बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये फिगर बनेगा। ठीक है, ये मिडल इलेक्ट्रोड्स होंगे आपके। ठीक है, ये बीच वाला है तो इसलिए मिडल इलेक्ट्रोड कहेंगे। ये आपके भी इलेक्ट्रोड ये साइड वाले होंगे। ठीक है, इसे अदर इलेक्ट्रोड्स भी आप कह सकते। ये मेजरिंग सर्किट लगा हुआ है आपका, ये भी आपका। ठीक है, ये इंडिकेटर है जो इंडिकेट करेगा। ठीक है, छोटा सा सिंबल। आप लोग कहेंगे तो मैं इसका PDF दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप फिगर बना लीजिएगा देख के। ये आपका वाटर है। ठीक है, टैंक में वाटर भरा हुआ है। ये आपका पूरा एक टैंक है। ठीक है, लिक्विड। तो जब ये वाटर लेवल यहाँ से नीचे से इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रोड्स में, ठीक है, टच होगा। जब इलेक्ट्रोड में टच होगा तो हमारी ये मेजरिंग सर्किट है, ये इंडिकेट करेगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए आगे देखते हैं। उपर्युक्त, जैसा कि हमने चित्र ऊपर बनाया है इसलिए उपर्युक्त लिखते हैं। ठीक है, अगर आप उपर्युक्त नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट चित्र लिख सकते हैं। ठीक है, उपर्युक्त चित्र में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस टाइप लेबल ट्रांसड्यूसर को दर्शाया गया है। ठीक है, जिसमें दो बाहरी इलेक्ट्रोड तथा एक मिडल इलेक्ट्रोड, मिडल यानी बीच का, तथा लिक्विड लेबल इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच परावैद्युत माध्यम, ठीक है, की तरह कार्य करता है, यानी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। आगे देखते हैं। यह पूरा सिस्टम एक संधारित्र की तरह कार्य करता है, जिसकी धारिता यानी कि कैपेसिटेंस C बराबर सिग्मा A/D, ठीक है, फैरेड में होगा। तो जहाँ आपका सॉरी सिग्मा नहीं, एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पर आपका एप्सिलॉन नॉट होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ठीक है दोस्तों, कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। आप आगे देखिए। ए आपका एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। डी आपका डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं, जैसे जैसे तरल यानी कि लिक्विड का स्तर घटता या बढ़ता है, उसके साथ ही इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस टाइप ट्रांसड्यूसर का धारिता भी परिवर्तित यानी कि चेंज होती है। इस कैपेसिटेंस चेंज यानी धारिता परिवर्तन माप करके लिक्विड के लेवल मापा जाता है।
या फिर लिक्विड का लेवल मापा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे यहीं पे देखेंगे, यह विधि सामान्यतः ऑयल, लिक्विड यानी कि तेल और तरल या फिर पानी कह सकते हैं, गैस या गैसोलीन आदि विद्युत रोधक पदार्थों के लिए द्रव के स्तर को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है या फिर उपयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप समझ आया। चलिए इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग देखते हैं, उसके बाद ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट यूजिंग ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर रेखीय यानी कि लीनियर तथा कोणीय यानी कि लीनियर एंड एंगुलर विस्थापन को मापते हैं। रेखीय विस्थापन एक सीधी रेखा में होता है तथा कोणीय विस्थापन में विस्थापन कोणों में होता है। ठीक है, जैसा कि रेखीय नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि रेखा में होगा और कोणीय कोण के बीच में होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। रेखीय विस्थापन के लिए सामान्यतः एलवीडीटी, ठीक है, का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका एक फिगर बनेगा। ठीक है, ये आपका कोई पाइप है एक, ठीक है, ये आपका एल इसकी लेंथ हो गई, ये इसका हमने जो मापा मतलब माना हुआ है तो एल डैश ले लेंगे। ठीक है, ये आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डेल्टा एल बराबर एल डैश माइनस एल कहलाएगा। ठीक है, और एक बात और दोस्तों, ये आपका जो आप मेज़र करेंगे कोणीय विस्थापन, ये अल्फ़ा कहलाएगा। ठीक है, अल्फ़ा एंगल होगा। तो एक फार्मूला और होगा एलवीडीटी यानी कि लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, एलवीडीटी का फुल फॉर्म है। तो ये लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा सकता है या समझने के लिए लिख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारी एक हेडिंग होगी इसी में ही, डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट यूजिंग एलवीडीटी। एलवीडीटी का उपयोग करके डिस्प्लेसमेंट कैसे मापते हैं। तो ये हमारा एक प्रकार का ट्रांसफार्मर ही है। ठीक है, जो वाटर लेवल को मेजरमेंट करता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका फिगर। तो इसका डायग्राम कुछ इसी तरह का बनेगा आपका। ये आपका फर्स्ट कॉइल हो जाएगी E1, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, सॉरी कॉइल या वाइंडिंग, ठीक है, सेकेंडरी हो जाएगी। ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी E2, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कोर। ठीक है, तो और नीचे आपका AC सोर्स यानी कि AC सप्लाई E0 यहाँ आपका। ठीक है, P1 माइनस P2 बराबर डेल्टा E आपके पोटेंशियल हो जाएंगे, टोटल एनर्जी आउटपुट। ठीक है, तो ये आप कोर किससे लिंक्ड है, कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये लिखा हुआ लिंक्ड विद ऑब्जेक्ट विच डिस्प्लेसमेंट इज टू बी मेजर्ड, यानी जो भी वस्तु हमारी है जिसकी भी विस्थापन मेज़र करना है उससे लिंक्ड है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। एलवीडीटी की सहायता से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मापन किया जाता है, यानी कि कम दूरी का, ठीक है, या कम विस्थापन का। यह एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग दो भागों में बटी होती है। ठीक है, यह ट्रांसफार्मर, यह आपका ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एलवीडीटी में मुख्यतः एक कॉइल सिस्टम तथा एक मूवेबल कोर होता है जिसका मूवमेंट ऑब्जेक्ट के चालन पर निर्भर करता है। ठीक है, ये वही मूवेबल कॉइल होता है जो वाटर लेवल को मेज़र करता है। ठीक है, एसी सप्लाई को एलवीडीटी के प्राइमरी से जोड़ा जाता है तथा कोर की स्थिति के आधार पर सेकेंडरी से लिंक यानी कि जुड़ने होने वाले फ्लक्स का मान परिवर्तित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे है, सेकेंडरी वाइंडिंग की इन दोनों कुंडलियाँ एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में होती हैं, जिसके कारण एलवीडीटी का आउटपुट इन दोनों कॉइल्स में उत्पन्न ईएमएफ के डिफरेंस के बराबर होता है। जब कोर बाईं से दाईं ओर चलती है तो फर्स्ट सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होने वाला फ्लक्स का मान सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक होता है। ठीक है, एक बार और पढ़ के समझा देता हूँ। जब कोर बाईं से दाईं ओर यानी लेफ़्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ़्ट चलता है या चलती है तो फर्स्ट सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होने वाला फ्लक्स का मान सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी हमारी जो वाइंडिंग्स हैं उसमें दो दो है ना, फर्स्ट की एक वाइंडिंग और है, सेकंड की भी एक वाइंडिंग और है। ठीक है, तो उससे अधिक होता है, जिसके कारण फर्स्ट सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक ईएमएफ उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार के दाएं से बाएं और दाहिने से बाएं और चलने पर सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है,
अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो सिर्फ पहले नोट कर लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार प्राप्त वोल्टेज डिफरेंस की सहायता से ऑब्जेक्ट का, जो हमारी वस्तु है, का डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन मापा जाता है। तो इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हुआ। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।